बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 से जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहते हैं, वो हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि इस टॉपिक के अंदर हमने वाटर की जनरल इम्पोर्टेंस की बात नहीं करनी, उस पर कोई ऐसे नहीं लिखना कि जैसे हम बात करें हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम इसको एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करें, इस तरह की बातें नहीं लिखनी। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो इसलिए मैं शुरू में ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ। इसके अंदर जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करना है हर पॉइंट को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है। मतलब कि सबसे पहला जो जानदार ओरिजिनेट हुआ था, अगर बैक्टीरिया की हम बात करें, जो 3.5 बिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुआ, वो पानी के अंदर ही हुआ था। इसके अलावा जितने भी जानदार हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड कौन सा है? वाटर। अब इसकी परसेंटेज को अगर देखें तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट इसकी परसेंटेज है, लेकिन ये जो इसकी रेंज है वो 65 to 89% है। ये परसेंटेज आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा डिफरेंट सेल्स की अगर बात करें तो हमारे बोन सेल्स का 20% और ब्रेन सेल्स का 85% किस चीज पे कंसिस्ट करता है? वाटर पे। तो आप देख सकते हैं कि जो बोन्स हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसके अंदर भी कितना 20% वाटर है, ब्रेन के अंदर 85 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म का कोई सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर वाटर ना हो। इसके अलावा बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो वाटर की मौजूदगी में ही होते हैं, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जिसको हम हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें, हाइड्रोलिसिस होता है कि किसी भी कंपाउंड का, बड़े कंपाउंड का, जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हो गया, उसका वाटर की मदद से टूटना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। बाकी फोटोसिंथेसिस में तो बहुत अहम रोल है वाटर का, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ही ग्लूकोज बनता है। ये हमने ओवरऑल बात की वाटर की इंपॉर्टेंस की। अब हम वाटर की एक एक प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, के पानी जो है एज अ सॉल्वेंट, उसकी क्या अहमियत है। सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? इसकी पोलैरिटी की वजह से। पानी के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो इस पोलैरिटी की वजह से जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं, पोलर सब्सटेंसेस जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये उनके लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। जैसे ही हम किसी आयोनिक कंपाउंड को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आयोनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयोनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है NaCl। अब इसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या होगा कि वाटर के जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो सोडियम आयंस हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। इस तरह से ये जो आयोनिक सब्सटेंसेस है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस भी ऐसी हैं जिनके अंदर चार्ज ग्रुप होते हैं, जैसे HCl है। अब नॉन आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर बॉन्ड तो कोवेलेंट होता है, आयोनिक के अंदर ट्रांसफर हुआ था इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, लेकिन जब ये ब्रेक डाउन होते हैं इनके अंदर भी वैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, तो ये भी पानी के अंदर इजीली हल हो जाते हैं। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से सॉल्यूशन के अंदर ये जो आयंस और मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, तो इस वजह से उनके इजीली इधर उधर रैंडम मूवमेंट की वजह से उनकी जो रिएक्ट करने की, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो यही वजह है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एक्वस मीडिया यानी कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं वो भी एक्वस मीडियम के अंदर ही काम करते हैं, उसके अलावा वो जो है वो काम नहीं करते। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं जैसे कि फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अब
हम कह रहे थे कि पोलर सॉल्वेंट है वो इजीली सॉल्युबल हो इसके अंदर हैं, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से। नॉन पोलर जो हैं वो इसके अंदर हल नहीं होते, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर सारे कंपाउंड हल होने लग जाएं, नॉन पोलर भी, तो हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, सेल वॉल के अंदर की तरफ, वो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? वो फैट्स और लिपिड से बनी है। अगर पानी इनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। तो इस तरह तो फिर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो ये थी वाटर की इम्पोर्टेंस एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती क्या है? सिंपली हम बात करें तो हीट को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है उसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम डिफाइन करें इसको, तो हीट की वो अमाउंट जो यूज़ होती है किसके अंदर? पानी का टेम्परेचर, कितना पानी? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितने नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। आप यहाँ पे 14 टू 15 भी लिख सकते हैं, 10 टू 11 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, बस ये याद रखना है। और वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है? ये एमसीक्यू उसके अंदर पूछा जाता है, वो है 1 कैलोरी। अगर दूसरे सॉल्वेंट्स की से कंपेयर इसको किया जाए तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और वो किस वजह से है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। और इस हीट कैपेसिटी का हमें क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही बाहर इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर के अंदर सडन चेंज आता है, जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, तो अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो वो उस हीट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारी बॉडी को, सेल्स को हमारे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो वाटर है ये बगैर किसी नुकसान के ये स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है। स्टेबलाइज़र मतलब कि जितनी अगर बाहर सडनली हीट में इजाफा हुआ है तो उसको ये खुद बर्दाश्त करेगा, बजाय इसके कि उसके टेम्परेचर के इजाफा होने का जो नुकसान है वो सेल्स को ना पहुंचे, बस इसने खुद इसको बर्दाश्त करना है। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है कि 1 ग्राम वाटर को वेपर यानी कि बुखारात में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट या जितनी कैलोरीज ज़रूरत होती हैं उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अब वो कितनी है कि 1 किलोग्राम वाटर को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो कैलोरी चाहिए वो है 574 किलो कैलोरी। तो ये किलोग्राम के लिए अगर आपसे एमसीक्यूज में कभी पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कितने कैलोरी एनर्जी या हीट चाहिए होगी, तो अगर 1 ग्राम का पूछ रहा है तो आप 574 किलो कैलोरी की बजाय 574 कैलोरी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब इस हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से पौधों के अंदर जो ट्रांसपायरेशन है वो होती है, और हमारे अंदर जो एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो ये जो स्वेटिंग है, जो पसीने का आना है वो इसी वजह से है। अगर हम बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी हीट अप होने लग जाती है, तो वाटर जो है वो स्वेट की शक्ल में, पसीने की शक्ल में बुखारात बन के बाहर निकलता है और आपकी बॉडी को कूल करता है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से? हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। अगर आपसे एक जनरल लाइफ की एग्जांपल भी इसके अंदर पूछ ली जाए कि घड़े के अंदर आप देखते हैं कि पानी ठंडा रहता है, तो उसके अंदर भी यही है कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के अंदर जो वाटर है, वेपर, उनमें से कंटिन्यूसली बाहर जाते रहते हैं। जो पीछे वाटर है ना, वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो ठंडा रहता है। यही असूल जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है। इसी तरह से अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसके अंदर से 2 ml वाटर अगर बुखारात बन के, वेपर्स बन के उड़ जाता है, तो बाकी जो 998 ml वाटर बचता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ये किस वजह से है?
कूलिंग इफेक्ट की वजह से और हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, के वाटर जो है वो नॉर्मली अगर उसकी बात करें तो हाइड्रोक्सिल आयंस और हाइड्रोजन आयंस के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम इसके आयंस के बनने को आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर वाटर प्योर वाटर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर वो सारे का सारा H2O की शक्ल में नहीं होता, बल्कि उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन मिलके वाटर भी बनाते रहते हैं और वो दोबारा से आयोनाइज भी होते रहते हैं और इस तरह से इनके दरमियान एक बैलेंस रहता है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब नॉर्मली जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे कितने उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं और कितने उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, तो ये अगर इसकी बात करें और ये एमसीक्यू उसके अंदर पूछा भी जाता है तो वो है 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। तो क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर पे पानी की पीएच है वो 7 होती है, तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर होगी और इतनी ही, क्योंकि इक्वल इन दोनों की अमाउंट होती है, इतनी ही हाइड्रोक्सिल आयंस की होगी। ये टेम्परेचर भी याद रखना जरूरी है, 25 पे है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इन आयंस की तादाद भी जो है वो बढ़ जाती है। अब ये जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी है, ये जो आयंस का बनना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या फ़ायदा है। अब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं ये मुख्तलिफ रिएक्शन के अंदर एक तो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर तो पॉजिटिव हिस्सा जो है उसका वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करेगा और जो नेगेटिव है वो हाइड्रोजन आयन के साथ। इसके अलावा इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत मैटर करती है। जो पानी की पीएच है वो भी इसी पे बेस करती है कि अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएं तादाद में तो पानी की पीएच ऑटोमेटिकली जो नॉर्मली 7 होती है वो एसिडिक हो जाएगा, तो 7 से कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हाइड्रोक्सिल आयंस की तादाद बढ़ जाए तो वो बेसिक हो जाएगा। तो ये जो एक पानी का एनवायरनमेंट है ये मैटर करता है मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए, और ये किस वजह से है, ये पानी की आयनाइजेशन की वजह से है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर वाटर कैसे रोल प्ले करता है। वाटर जो है ये एक बहुत इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, मतलब ये फ्रिक्शन को दो चीज़ों के दरमियान जो रगड़ है उसको कम करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे ही आप आइज को रब करते हैं तो इसके अंदर आईलिड के दरमियान और जो आई बाल है उसके दरमियान जो टीयर्स हैं, जो वाटर है इसके अंदर 99%, वो क्या करता है, वो इस फ्रिक्शन को कम करता है, वो आई बाल को या आई को डैमेज नहीं होने देता। इसी तरह से मुख्तलिफ हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे जॉइंट्स हो गए, वहाँ पे वाटर होता है जो किसी भी शॉक की वजह से अगर आप कहीं ऊंची जगह से छलांग लगाते हैं तो वहाँ पे जो वाटर है वो कुशन के तौर पे काम करता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है और उसको किसी भी ट्रॉमा यानी कि चोट से बचाने में हेल्प करता है। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास पेपर में आ चुके हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखें, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और डिफाइन प्रोटेक्टिव रोल, ये जो एंड पे हमने डिस्कस किया है, ये 3 जो हैं पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। चौथा जो राइट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। थैंक यू सो मच। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।